आज के क्लास में हम देखने वाले हैं यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बायोलॉजी का। जितना भी क्वेश्चन यानी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है 2025 में, चैप्टर बाय चैप्टर हम आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं। यानी इस चैप्टर यानी सेल चैप्टर अभी चल रहे हैं। इससे जो टोटल क्वेश्चन पूछा गया था 148 क्वेश्चन पूछा गया था। आज का ये जो है तीसरा क्लास होने जा रहा है और हम एक क्लास में 20 क्वेश्चन करवाते हैं पर डे। इसीलिए आप सभी से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि आप लोग कंटिन्यू बने रहने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ देखिए, यदि आप रेलवे का आगे कोई भी एग्जाम देते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है, क्योंकि यह रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये सारा क्वेश्चन यानी साइंस में 2535 क्वेश्चन है ना, 2500 करवाएंगे हम पूरी तरीका से। उसके बाद जो है रीजनिंग का भी, मैथ का भी हम लाने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी हमारे क्लास में जुड़े रहने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ देखिए, आज जो स्टार्ट होने जा रहा है यह तीसरा क्लास है। 41 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। कौन सा चैप्टर का होगा? तो सेल चैप्टर का होगा, यानी कोशिका चैप्टर का होगा। कौन सा होगा? ईस्वी में पूछा गया है। तो 2025 में रेलवे ग्रुप डी में यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है। टोटल क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था, ठीक ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूत्री विभाजन के लिए सत्य है लेकिन और सूत्री विभाजन के लिए सत्य नहीं है। यानी देखिए, सूत्री विभाजन के लिए क्या है, यानी यहाँ पे बात कर रहा है कि सूत्री विभाजन के लिए तो सही है लेकिन और सूत्री विभाजन के लिए सही नहीं है। सबसे पहले देखेंगे, यह आनुवांशिक विविधता को बढ़ावा देता है। बिल्कुल गलत बात है। यह जनक कोशिकाओं में होता है, गलत बात है। यह समान संतति कोशिका उत्पन्न करता है। हाँ, यही देखिए, सूत्री विभाजन समान संतति का क्या करता है? उत्पन्न करता है। लेकिन अर्धसूत्री के लिए जो कि यह बात सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ देखेंगे इसका सूत्री विभाजन में बनने वाले संतति कोशिकाएं आनुवांशिक रूप से अपनी जनक कोशिका की बिल्कुल समान होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में काउंसलिंग ओवर के कारण विविधता आती है। क्या होती है? विविधता। और सूत्री में क्या होता है? विविधता आती है, लेकिन सूत्री विभाजन में समान आती है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम सी नंबर को टिक कर लेंगे एक बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पर हम देखेंगे, दिए गए चित्र में रफ अंतर प्रद्रव्य जालिका से जुड़ी संरचना ए का प्राथमिक कार्य क्या है? ए का जो है प्राथमिक कार्य क्या है? ये जो है ना प्रोटीन का निर्माण करना होता है। क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं जो प्रोटीन का कार्य करते हैं, जो प्रोटीन निर्माण क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना स्वयं का डीएनए नहीं होता? देखिए, यानी अपना स्वयं का डीएनए जो होता है, किसके पास नहीं होता है? देखिए, ये न्यूक्लियस के पास भी होता है डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, प्लास्टिड की इसके पास भी होता है, यानी क्या राइबोसोम के पास होता है, लाइसोसोम के नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, ए नंबर को हम टिक करेंगे। यहाँ आप देखेंगे लाइसोसोम में डीएनए नहीं पाया जाता है। यह एक झिल्लीदार थैली होता है। क्या होता है? झिल्लीदार थैली होता है जिसमें एंजाइम उपस्थित है जो कोशिका के अवशिष्ट पदार्थों का अपघटन करते हैं। क्या करते हैं? अपघटन करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे यानी 44 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन में मदद करता है? प्रोटीन निर्माण में मदद करता है। कौन सा ऐसा कोशिकांग जो कि प्रोटीन निर्माण में मदद करता है? प्रोटीन निर्माण में जो मदद जो करता है ना, ये करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विशेष रफ प्रकार राइबोसोम के माध्यम से प्रोटीन में सहायक होता है। क्या होता है? प्रोटीन में सहायक होता है। अब यहाँ पर हम देख लेंगे, समसूत्री विभाजन में संतान कोशिकाओं के गुणसूत्रों की तुलना जनक कोशिकाओं के गुणसूत्र से किस प्रकार की जाती है? समसूत्री विभाजन में संतान कोशिकाओं के गुणसूत्रों की तुलना जनक कोशिकाओं गुणसूत्रों से किस प्रकार की जाती है? किस प्रकार की जाती है? अब यहाँ देखिए, समसूत्री विभाजन में दो समान संतान कोशिकाएं बनती है। क्या बनती है? दो समान संतान कोशिकाएं बनती है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है। क्या होती है? यानी जनक कोशिका के बराबर होती है। तो यहाँ पे कौन होगा? समान हो जाएगा ना। समसूत्री का बात करें तो समान। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे फिलहाल। अब यहाँ पे देखेंगे हम, न्यूरॉन के उस लंबे रेशेदार भाग का नाम क्या है? न्यूरॉन के उस लंबे रेशेदार भाग का नाम क्या है जो कोशिका शरीर से संकेतों
को दूर ले जाता है। क्या करता है? शरीर से संकेतों को दूर ले जाने का काम करता है। यानी न्यूरॉन के उस लंबे रेशेदार भाग का नाम क्या है जो कोशिका शरीर से संकेतों को दूर ले जाता है? दूर जो ले जाता है, कौन ले जाता है? तो ऑप्शन में डेंड्राइट हो जाएगा। क्या? डेंड्राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर लेंगे। यहाँ पे अक्ष तंतु का न्यूरॉन का लंबा भाग होता है जो विद्युत संकेतों को कोशिका शरीर से दूर अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर डी को हम टिक करेंगे। अब यहाँ देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन का सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्रत्येक कोशिका में उनमें से कौन सी आकृति दिखाई देती है? कौन सी आकृति दिखाई देती है? करा सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्रत्येक कोशिकाएं में इनमें से कौन सी आकृति दिखाई देती? कौन सी आकृति दिखाई देती है? यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे गुणसूत्र दिखाई देगा। कौन सा देगा? गुणसूत्र दिखाई देगा। यानी जब आप सूक्ष्मदर्शी से देखिएगा प्रत्येक कोशिकाएं में, उनमें क्या दिखाई देगा? तो गुणसूत्र दिखाई देगा। गुणसूत्र सूक्ष्मदर्शी से स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, विशेषकर कोशिका विभाजन के समय। कब दिखाई देते हैं? कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। याद रखिएगा, ये भी बात याद रखने वाले हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम 48 नंबर क्वेश्चन को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। पौधे की कोशिका यूकैरियोटिक कोशिकाओं से निम्नलिखित में से किसमें भिन्न होती है? किसमें भिन्न होती है? पौधे की कोशिका यूकैरियोटिक कोशिकाओं से निम्नलिखित में से किसमें भिन्न होती है? किसमें भिन्न होती है? यहाँ बात करेंगे हम क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण यह भिन्न होती है। देखिए, क्लोरोप्लास्ट के कारण क्या होती है? ये भिन्न होती है क्योंकि पौधे में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं। पौधे की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जबकि पशुओं में नहीं होता है। यूकैरियोटिक कोशिका किसमें होता है? पशुओं में होता है। लेकिन पौधे में जो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि जंतु में, पशुओं में नहीं पाया जाता है, जिसके कारण यह भिन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम सी को टिक कर लेंगे कि बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे हम बात कर लेंगे निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में वसा का भंडारण होता है? वसा का भंडारण का बात कर रहा है और रंग द्रव्य के निर्माण में शामिल होता है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में वसा का भंडारण होता है और रंग द्रव्य के निर्माण में शामिल होता है? कौन सा होता है? जहां पे हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा, कहां पे हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। क्या होगा? क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। तो क्यों हो जाएगा? देखिए, क्रोमोप्लास्ट रंग द्रव्य का निर्माण करते और पौधे के रंगों के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी क्रोमोप्लास्ट जो होता है पौधे के यानी रंग का निर्माण करता है, रंग द्रव्य का निर्माण करते हैं और पौधे के रंगों के लिए जिम्मेदार होते हैं ये चीज़। ठीक ना? अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्या 50 नंबर क्वेश्चन का। अब यहाँ देखिए, कोशिका में एक गोल गोलाकार संरचना है। क्या है? कोशिका में एक गोल गोलाकार संरचना है जो कोशिका नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होती है। जो क्या होती है? कोशिका नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होती है। झिल्ली से घिरी होती है और रहित होती है। तो यहाँ पे झिल्ली रहित ही मार सकते हैं, झिल्ली युक्त। झिल्ली से रहित झिल्ली युक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे। नाभिक कोशिका का निर्माण केंद्र है जो दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। इसमें डीएनए उपस्थित रहता है। क्या होता है? डीएनए उपस्थित होता है। प्रत्येक क्वेश्चन का हम व्याख्या भी लाए हुए हैं आप सभी के लिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी एग्जाम देंगे रेलवे का, आप यदि अदर एग्जाम भी देते तो वहां पे भी क्वेश्चन पूछने का चांस बनते हैं। सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन की गई यूकैरियोटिक कोशिकाओं में दिखाई देने वाले 3 मुख्य घटक कौन से हैं? 3 मुख्य घटक कौन से हैं? सबसे पहले देखेंगे सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन की गई यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक किसमें होता है? जंतु में। जंतु में सबसे पहले आपको यहाँ पर हम देखेंगे क्या क्या चीज पाया जाता है। देखिए, जंतु में सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली और जो पाया जाएगा, उसके बाद दिखाई देगा यहाँ पे। यहाँ देखिए, प्लाज्मा झिल्ली पाया जाता है, केंद्रक भी दे और कोशिका द्रव्य, ये सारा चीज है जंतु में पाया जाता है। यानी ये यूकैरियोटिक कोशिका हो गया ना। आप यहाँ पे बी नंबर को हम टिक कर लेंगे। अब यहाँ देखेंगे विस्तार से थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य रूप से प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य दिखाई देते हैं। क्या क्या चीज दिखाई देते हैं? देखिए, सूक्ष्मदर्शी का बात कर रहे हैं यहाँ पे। सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो देखे जाते हैं, सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली आपको दिखाई देगा, उसके बाद केंद्रक दिखाई देगा, उसके बाद कोशिका द्रव्य दिखाई देगा। ठीक ना? आप लोग यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कोशिका स्तर का पर्यावरण से निम्नलिखित क्या कह रहा है? कोशिका स्तर पर पर्यावरण से कोशिका क्रिया की भूमिका को दर्शाता है। कोशिका स्तर पर पर्यावरण से कोशिका क्रिया की भूमिका को दर्शाती है। क्या दर्शाती है? यहाँ पर हम बात करेंगे जीवित कोशिका द्वारा अपने पर्यावरण पर देखना तथा
जीवन क्रियाओं का निष्पादन करा, जीवित कोशिकाओं द्वारा अपने पर्यावरण पर देखना तथा जीवन क्रियाओं का निष्पादन। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। आप यहाँ विस्तार से देखिए, जीवित कोशिका अपने पर्यावरण से पदार्थ का आदान प्रदान करती है और जीवन क्रियाओं का निष्पादन करती है। देखिए, जो कोई भी जीव जंतु जो वह क्या करते हैं, अपने पर्यावरण से पदार्थों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कैसे आदान प्रदान करते हैं, ये बात आपको आप सुन लीजिए। देख, जिस प्रकार से देखिए, पेड़ पौधे जो है सजीव है और हम मानव क्या है, भी सजीव है, और दोनों सजीव है। तो देखिए, पेड़ पौधे क्या करते हैं, मानव को ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उनसे लेते हैं, ठीक ना। इसी प्रकार से एक दूसरे से क्या अपोजिट है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे तंत्रिका कोशिकाओं में कोशिका के छोटे शाखित भाग या विस्तार होते हैं, जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, यानी कहा तंत्रिका कोशिकाओं में कोशिका के छोटे शाखित भाग विस्तार होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, डेंड्राइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेंड्राइट्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। तंत्रिका कोशिका के छोटे शाखित भाग के डेंड्राइट्स कहलाते हैं, जो कि संकेतों को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, इनका काम है संकेतों को ग्रहण करना, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे 54 नंबर का हम क्वेश्चन को करा, कोशिका ऑर्गेनेशनल द्वारा की जाने वाली सही कार्यों का चयन करें। सही कार्य इसमें जो होगा लिपिड संश्लेषण। क्या होगा, कोशिका लिपिड संश्लेषण हो जाएगा। करो कोशिका ऑर्गेनेस क्या है, ऑर्गेनेस जैसे स्मूथ कर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड संश्लेषण का कार्य करते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर हम देख लेंगे केंद्रक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। केंद्रक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है केंद्र के रूप में। अब यहाँ पर बात कर लेंगे कोशिका झिल्ली एक दृढ़ संरचना नहीं है, यही बात जो है सही नहीं है। ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर को हम टिक कर लेंगे, जो कि ये गलत बात पूछ रहा है ना आपसे, कौन गलत सही नहीं है यानी गलत पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी को हम टिक करेंगे। यहाँ देखेंगे कोशिका झिल्ली दृढ़ नहीं होती है बल्कि लचीली होती है, जो पदार्थों के आदान प्रदान को नियंत्रित करती है। क्या करती है, आदान प्रदान को नियंत्रित करती है। अब 56 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे, कोशिका के आकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पर हम देख लेंगे करा कोशिका का आकार संबंध कोशिका का कार्य होता है, बिल्कुल गलत बात है। सभी जीवों में कोशिका का आकार समान होता है, क्या होता है, नहीं, गलत तो पूछिए रहा ना, गलत तो यही है, सभी जीवों में कोशिका का आकार समान होता है, बिल्कुल गलत है ये बात। तो ऑप्शन नंबर ये गलत है, बोला पूछिए रहा, तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। सभी जीवों में कोशिका का आकार समान नहीं होता है और यह उनके कार्य के अनुसार भिन्न होता है। क्या होता है, कार्य के अनुसार भिन्न होता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेंगे निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका जलवायु परिवर्तन करके अपना आकार बदलती है। कारण निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं जलवायु परिवर्तन करके अपना आकार बदलती है। अपना आकार जो बदलती है ना, कौन बदलती है, तो पादप कोशिकाएं बदलती है। यानी जलवायु का परिवर्तन करके अपना आकार कौन बदलती है, पादप कोशिकाएं। पादप कोशिकाएं जल की मात्रा और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अपना आकार बदलती है, ठीक ना। और यहाँ पर हम देख लेते हैं 57 नंबर 58 के बाद, यदि कोशिका विभाजन द्वारा उत्पन्न दो संतान कोशिकाओं की संरचना में मामूली अंतर दिखाई देता है, डीएनए प्रकृति की प्रक्रिया के दौरान कौन सी स्थिति संभावित कारण हो सकती है। हो जो सकती है डीएनए स्टैंड का अपूर्ण रूप से प्राकृतिक होना होता है। ऑप्शन नंबर डी बी को टिक कर लेंगे, ठीक ना। अब यहाँ यदि डीएनए स्टैंड की प्रकृति अपूर्ण होती है, जो संतान कोशिकाओं में संरचनात्मक अंतर दिखाई दे सकता है, ठीक ना। अब यहाँ पर 59 में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका संरचना हरे शैवालकृत जीवों की पथ पर उपस्थित होती है। कौन सी होती है, यहाँ पर हम बात कर लेंगे राइबोसोम होता है। ऑप्शन नंबर राइबोसोम, ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लेंगे। कारण हरे शैवालकृत जीवों की पत्तियों में राइबोसोम उपस्थित होते हैं, जो प्रोटीन का में सहायक होते हैं, जो क्या होते हैं, प्रोटीन में सहायक होते हैं। कारण माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि है, कारण माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि है इनमें क्योंकि इनमें स्वयं का डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। इनका कार्य आधार पर उनके कार्य है, क्या है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं डीएनए और राइबोसोम होते हैं, जिससे वे अपने कुछ प्रोटीन बना सकते हैं। क्या, अपने कुछ प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं। कारण माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं डीएनए और राइबोसोम होते हैं, तो जैसे ही डीएनए है और राइबोसोम है तो राइबोसोम है तो प्रोटीन का निर्माण तो कर ही सकते हैं ना, बना ही सकते हैं कुछ प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम किसको टिक करेंगे, ए नंबर को टिक करेंगे।
अपने स्वयं के कुछ प्रोटीन का निर्माण करना। क्या है, जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए और राइबोसोम होते हैं वह क्या करेंगे, प्रोटीन का निर्माण अवश्य ही कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को हम टिक करेंगे। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में आप सभी के लिए। अगले क्लास में फिर से हम यहाँ से 61 नंबर से लेकर के 80 तक क्वेश्चन लेकर आएंगे। इसी तरीका से 20-20 करके पूरी तरीका से जितना भी क्वेश्चन पूछे गया है कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप वीडियो में बने रहने का प्रयास कीजिएगा।